जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी एमटीएस में हमारे द्वारा चलाए जा रहे एनालिसिस से, प्रैक्टिस सेट से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में यह शिफ्ट आपके लिए या सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है तथा 4 मई को अभी तक जो है मेमोरी बेस्ड जो भी प्रश्न मिले हैं उन सब का कलेक्शन लेकर के आपके बीच में आया हूं। 4 मई को लगभग 100+ क्वेश्चंस तथा उनसे बनने वाले, समस्या ये नहीं है कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, समस्या ये है कि उन क्वेश्चन से बनने वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कैसे याद किया जाए, किस ट्रिक से याद किया जाए। कुछ इस प्रकार से देखिए मैं तैयार करके आपके लिए लेकर के आया हूं। पूरी लिस्ट है, पूरा डेटा है, इमेजेस है, तरह तरह से कहीं ट्रिक है कहीं कुछ है, आपको अलग अलग तरीके से याद करवाने की कोशिश की जाएगी। तो हेलो शिक्षा चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में सेशन देखने के बाद, अगर कुछ देर देखने के बाद जरा सा भी आपको लगे कि यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन था तो कमेंट में जय हिंद बस लिखेगा दोस्तों। मैं समझ जाऊंगा कि आपको कंटेंट पसंद है। मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल गए हैं तथा उनसे बनने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट तैयार है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यह एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, सीआरपीएफ तीनों में सदाबहार क्वेश्चन चला है जो आपके सामने एसएससी एमटीएस में भी देखने को मिल रहा है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था? ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल वाज द प्रैक्टिस आप सती प्रथा एबोलाइज्ड, कब से एबोलाइज्ड किया गया था? तो सती प्रथा पहले थी क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है, पुराना जीएस पूछ रहा है आजकल एसएससी एमटीएस। सती प्रथा का प्रमाण गुप्त काल से मिलता है दोस्तों, अब समझिए। लेकिन होता क्या है, 1829 में एक गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और राजा राममोहन राय हमारे जो है समाज सुधारक रहते हैं। अब इन दोनों लोगों ने मिल करके सती प्रथा पे काम किया। सती प्रथा और ठगी प्रथा, शिशु बलि को भी समाप्त किया। एक एक्ट लाते हैं, क्योंकि विलियम बेंटिंग के पास प्रशासनिक सत्ता थी और राजा राममोहन राय जो है सामाजिक कार्य करता था, तो समाज के लोगों को मनाने का काम इन्होंने किया और प्रशासन को मनाने का काम विलियम बेंटिंग ने किया। तो दोनों लोगों की मिलीजुली जो है एक सोच से सती प्रथा का अंत हो गया। सती प्रथा कितनी क्रूर प्रथा थी वो आपको यहाँ इमेज के माध्यम से दिख सकता है। और राजा राममोहन राय के बारे में आपने स्टोरी सुना होगा कि इनकी माता जी गुजर जाती हैं, इनकी भाभी ने इनका पालन पोषण किया होता है। लेकिन भैया जी के गुजर जाने के बाद जब भाभी को भी सती कर दिया जाता है तो कुछ इन सिचुएशन से यह टूट जाते हैं और ऐसी प्रथा को तोड़ने का या ऐसी प्रथा को समाज से हटाने का प्रण लेते हैं। ये तो इसकी छोटी सी स्टोरी रही, आपको शायद याद हो पाया होगा इस माध्यम से। केवल कंटेंट कंटेंट पढ़ेंगे याद नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा सा चीजों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे आर्य समाज दयानंद सरस्वती पूछता है ये भी बार बार। तो आर्य है जो दयावान, बात समझिए, ट्रिक बना लीजिए कि आर्य समाज दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद स्थापना किए थे। प्रार्थना हमेशा आत्मा से करते हैं तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। राम और कृष्ण जब एक साथ होंगे तो विवेक उत्पन्न हो ही जाएगा, स्वामी विवेकानंद। यह तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण संस्थान है। डेली वैसे मैं 2-4 संस्थान करवाता हूं जहां से कि प्रश्न आए तो आप उनको हैंडल कर पाए। नेक्स्ट आपके सामने है गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर का संरक्षण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज प्रोटेक्टेड बाय गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं। यह तो लगभग आपने हर जगह देखा होगा, सारे यूट्यूब पर। लेकिन ये मैप देखिए कि किस प्रकार से जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान का मैप, गिर अभयारण्य जिसे जो है शासन ने गिर नाम से भी जाना जाता है, भारत के गुजरात के तलाला गिर के पास जो है स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। यह गुजरात का आप देख पा रहे हैं मैप है। और गिर का मैप जो है शासन वाला एरिया जो है आप देखिए यहाँ पर है, शासन गिर नाम से। यह ग्रीन कलर से आपको गिर का मैप दिखाया गया है, किस तरह से जो है गुजरात में इधर खंबात की खाड़ी वाला एरिया दलदली क्षेत्र है। और एशियाई बब्बर शेर का फोटो भी आप देख सकते हैं। लेकिन समस्या यह बन जाती है दोस्तों कि गिर तो प्रश्न में पूछ चुका है, अब आगे क्या पूछेगा? तो जब आप इस तरह की चीजों से परेशान हैं तो वो उसका सोल्यूशन हेलो शिक्षा ने आपके लिए लेकर के अच्छे से आया है। जैसे देखिए यह पूरी लिस्ट बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 नंबर तो यह लिस्ट आपको दिलवा ही देगी। अगर नहीं विश्वास हो तो अभी मैं बताता हूं, देखिए कैसे। गिर पूछ दिया, देखिए गिर वाला 1 नंबर आज पूछा था एशियाई शेर के लिए। उसी प्रकार जिम कार्बेट उत्तराखंड वाला रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। काजीरंगा असम एक सिंह वाला गेंडा बार बार पूछता है, अच्छे से आप लोग जानते हैं। सुंदरबन पश्चिम बंगाल वाला ध्यान रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने वाला। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर भी है और रॉयल बंगाल टाइगर जो है जिम कार्बेट में भी है। सरिस्का राजस्थान वाला पूछता है, जो है रॉयल बंगाल टाइगर का संरक्षण यहाँ भी किया जाता है। कान्हा रणथंभौर, कान्हा के बारे में देखिए, कान्हा मध्य प्रदेश वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जो है दलदल हिरण के लिए जाना जाता है, और रणथंभौर की बात करें राजस्थान का बाघ के लिए, बांदीपुर बाघ के लिए, है ना। इसी तरह जो है महाराष्ट्र का जो है तडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बाघ के लिए। नामदफा की अगर बात करें, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और बाघ तीनों का संरक्षण होता है। मानस असम वाला आप जानते हैं, मानस जो है वही मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है पिग्मी हॉट या वाटर बुफेलो के लिए। इसी तरह से जो है आगे दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, कश्मीरी हिरण के लिए दाचिंगम। हेमिस जम्मू कश्मीर का जो है हिम तेंदुआ, और हेमिस नाम से त्योहार भी है, हेमिस गार्डन भी है, याद रखिएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, ये चर्चा में रहा अभी जो है यहाँ पर जो हाथी मरा था पेरियार राष्ट्रीय उद्यान वाला, अच्छे से इसको समझ लीजिए। इस लिस्ट से एक नंबर आपको जरूर मिलेगा। एक बार में दोस्तों ये लिस्ट आपको याद शायद न हो, लेकिन अगर 2-3 बार इसे आप पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे रणथंभौर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा, सुंदरबन पूछा है, सरिस्का पूछा है। लगभग मैं इसमें क्या ही इंपॉर्टेंट करूं, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं 10-12 डेटा है, अगर आप 2-3 बार में इसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आगे समझिए, सपेरा नृत्य को राजस्थान में किस और नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज द स्नैक चार्मर डांस इज नोन इन राजस्थान? तो सपेरा जैसा ड्रेस पहन के लोग नाच देख कर रहे हैं, और ये लोग जो बैठे हैं इन्होंने एमटीएस का पेपर इसके पहले की शिफ्ट में दे लिया है, तो आराम से लोग नृत्य देख रहे हैं। लेकिन आपका पेपर लगा हुआ है, आप टेंशन न लीजिए। सपेरा नृत्य को दोस्तों कालबेलिया नृत्य भी जो है राजस्थान में कहा जाता है। भारत के राजस्थान का एक जो है एक प्रमुख लोक नृत्य है सपेरा नृत्य। स्नेक चार्मर डांस इसे बोलते हैं, जैसे अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है, जानते रहिएगा। यह कई बार मैंने बताया हुआ है, तथा नृत्यों से संबंधित और भी डेटा इसके पहले मैं करवाया हूं, उसको जरा सा आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर एसिटिक एसिड? सिरका का रासायनिक नाम है, इजी क्वेश्चन। लेकिन यह वाली लिस्ट जो है, जो इसके पहले मेरा वीडियो देखे होंगे तो जानते होंगे कि मैं 20 बार इस लिस्ट को एसएससी जीडी सीएचएसएल में दिखाता था, क्योंकि इसी लिस्ट से एसएससी प्रश्न बनाता है। पता नहीं उसके पास भी शायद यही है, और यहीं से उठा करके वो चिपका देता है। टोटल देखिएगा, नमक, जल, सुहागा, हाइपो, वाटर गैस, लूनर कास्टिक, चूने का पानी, सिंदूर, चूहा विष, गोबर साल्ट, शोरा, प्रोड्यूसर गैस, हाइड्रोजन, झूठा सोना और कैलोमल। आज तो सिरका का रासायनिक सूत्र नॉर्मल पूछा, एसिटिक एसिड आप लोगों ने बता दिया, लेकिन इनका सूत्र की तरफ अब जो है, क्योंकि अभी तक जो है केमिस्ट्री से कम प्रश्न पूछ रहे थे, अब केमिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे नमक का समझ लीजिए कि नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है, जल का H2O आप जानते हैं, सुहागा हाइपो थोड़ा बड़ा है तो यहाँ से शायद न बनाए, वाटर गैस H2CO जरूर बना सकता है, लॉफिंग गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट N2O है, उसी तरह चूने का पानी CaOH Ca ब्रैकेट में OH2 है, सिंदूर में सीसा पाया जाता है तो प्लम्बम, लेड का प्लम्बम Pb3O4 है, चूहा विष जिंक फास्फेट वाला भी ZN3P3 है, शोरा प्रोड्यूसर गैस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत बार पूछा हुआ है H2O2 है, झूठा सोना इस पे तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, इसे कई बार पूछा है दोस्तों, झूठा सोना है ना, FeS है, तथा कैलोमल की बात करें तो Hg2Cl2 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखिए सेशन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो इसको समझिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम से एसएससी इसके पहले कई बार प्रश्न 2023 में पूछ चुका है, अब खेलो इंडिया की तरफ ये मुड़ चुका है। तो खेलो इंडिया का पूरा डेटा ध्यान से देखिएगा। पहले तो जो है नई दिल्ली में पहली बार 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम नाम से इसे खेला गया था। इस नाम से स्कूल गेम, खेलो इंडिया स्कूल गेम का नाम 2019 में बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की बात करें तो मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के लगभग जो है कुल 11 जो है अलग अलग स्थानों पर कुल 8 शहरों में यह जो है आयोजित किया जाता है। KIYG 2023 आयोजित किया गया 30 जनवरी से 11 फरवरी तक, मतलब लगभग शुरुआत में ही ये चलता है। 5वां संस्करण इस बार था मध्य प्रदेश, यह लोगो आप देख सकते हैं, 2022 का था, 2023 में इसका आयोजन होता है। अब इसमें परफॉर्मेंस की बात करें तो महाराष्ट्र 56 स्वर्ण पदक लाता है, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ शीर्ष पे रहता है। वही हरियाणा सेकंड रनर अप का काम करते हैं 41 स्वर्ण पदकों के साथ। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, खेलो इंडिया का महत्वपूर्ण कंटेंट, यह आपकी किसी भी परीक्षा में आ सकता है। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? सितारा देवी इज एसोसिएटेड विद
विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म कथकली, सितारा देवी द क्वीन ऑफ कथक आपके सामने है, नमस्ते कर रही हैं, इनको आप भी नमस्ते कर दीजिए और हाथ देखिए ये भी दिखा रही हैं। कल रुक्मिणी देवी अरुणडेल पूछा था, आज सितारा देवी पूछा था। नृत्य का वीडियो जो मैंने बनाया है यहाँ पर आई बटन में मैं रोज देता हूँ और उसी वीडियो से रोज प्रश्न आता है दोस्तों। ये देखिए आज भी उसी जो है क्लास का मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखा है। देखिए यहाँ पर मैं बताया था सितारा देवी, यह देखिए यहाँ पर मैं कई बार इसको बताया हूँ और यहीं से प्रश्न बना था। मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का कथक है, इससे प्रश्न अब नहीं मिलेगा कि कथक कहाँ का उत्तर प्रदेश, यह आराम का मामला है। लेकिन कठिन मामला क्या होता है, वह है 15 से 16वीं सदी में राधा कृष्णन की रासलीलाओं पर यह विकसित हुआ था। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने इसे जो है के समय में इसे और अच्छे से डेवलप किया गया। लीला सोखे इसके प्रमुख कलाकार हैं, जिसे मेनका कहते हैं। प्रमुख कलाकार का जो है कार्ल खंडेलवाल, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, कालका प्रसाद, है ना, गोपी कृष्ण, शोभानाथ नारायण। महाराज योगी महाराज अपने यहाँ के सीएम है, तो महाराज जितने हैं कथक उत्तर प्रदेश वाले नृत्य में भी काम करते हैं। वहीं से देखिए सितारा देवी आज पूछ दिया। तो जो ये एक्स्ट्रा मैंने दे रखा है दोस्तों नृत्य में, मैं आपको कई बार बताता हूँ। हालांकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसे याद करने में अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है तो मैप पर मैंने स्पेशल तरीके से आपको दे रखा है और ये लगभग आसानी से याद हो जाएगा, 2-4 बार देख लेंगे तो। एक नंबर सुरक्षित करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरे नृत्य का वीडियो जरूर हमारा देखिएगा। वहां से डेली प्रश्न जो है एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत खुशी इस बात की मुझे। अगला देखिए, जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। क्योंकि मेमोरी बेस्ड प्रश्न है दोस्तों, तो एक्चुअल प्रश्न तो आप कह लीजिए कि 100% की वही सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह से अलग अलग जगह से सर्च करके मिलते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि कुछ इसी तरह से प्रश्न आया हुआ था, मुझे पता चला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर द प्यूरिफाइंग वाटर। क्लोरीनीकरण जो होता है, क्लोरीन डाल करके जल को शुद्ध किया जाता है रासायनिक, इससे परजीवी को मार करके बैक्टीरिया विषाणु को मारने के लिए पानी में क्लोरीन को मिलाया जाता है, इसी को कहते हैं क्लोरोनीकरण। यह पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक विधि है। क्लोरीकरण जल जनित रोगों के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान, भाई जल से जो रोग हो रहे हैं, जब जल में हम क्लोरीन मिला देंगे तो जल शुद्ध हो जाएगा, तो रोग होना बंद हो जाएगा। इसे भी अच्छे से आप समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पीएमजीवाई कब शुरू की गई थी। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पीएमजीवाई लॉन्च्ड। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की बात करते हैं तो सन 2000 में शुरू की गई। लेकिन इसका पूरा डेटा समझ लीजिए क्योंकि डेली इससे प्रश्न बन सकता है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। जब दुनिया तेजी से विकसित हो रही थी तब भी देश में ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे, है ना। ग्रामीण गरीबी आबादी के जीवन को बेहतर करने के लिए यह योजना आपकी लाई जाती है। इस योजना का जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगले शिफ्ट में यह पूछेगा, जान लीजिए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह चलाई जाती है। इसकी निगरानी जो है योजना आयोग का करता था, जिसका नाम अब नीति आयोग हो गया है, आप अच्छे से जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो है इस तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको शुरू किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है दोस्तों। अगला आइए देखिए, हाँ ये प्रश्न आया था, इसका ट्रिक भी अभी आपको दे देता हूँ, बहुत बेहतरीन प्रश्न था। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन था। हु वाज द रूरल ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर अकबर। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। लिस्ट तो आपके पास पड़ी होगी अच्छे से, लेकिन इसमें थोड़ा सा यह इमेज है, देख लीजिए कि बाबर, हुमायूं, अकबर जो है, जहांगीर, शाहजहां सारे हैं। बाकी उसके बाद तो बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन मोस्ट पावरफुल यही होते हैं जब अकबर मुगल काल उत्कर्ष पे अपने चरम पे रहती है। तो अब होता क्या है कि एक ट्रिक के माध्यम से समझिए, बहु शक मत कर जहां शाह और जफर। यह ट्रिक समझिए, भाई बहू को शक होता है तो बोलती बहू शक मत कर जहां शाह और जफर। कैसे, आप कहेंगे कि सर इसमें क्या है, मैं बताता हूं इसमें क्या है। ब से देखिए बहादुर, हु से हुमायूं, शक की बात करें तो अकबर, है ना, बहु शक मत कर छोड़ दीजिए आप इसको जो है, और जहां से जहांगीर, शाह से जो है शाहजहां, और से औरंगजेब, और बहादुर शाह जफर। इस पूरी सातों लिस्ट को बेहतरीन तरीके से याद करवाया हूं दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। क्या ट्रिक है, बहु शक मत कर, बहु तुम शक मत करो, कौन, क्यों, कि जहां शाह है और जफर है, बस यही छोड़ के बाकी सबसे डेटा आपको मिलेगा। बहु शक मत कर जहां शाह है और जफर, मुगल वंशावली, एक लाइन में याद आपकी मुट्ठी में। निम्नलिखित में से दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज सपोर्ट करिए, कुछ ग्रुप में शेयर करिए। मैं इतना बेहतरीन कंटेंट तैयार करता हूं, गवर्नमेंट जॉब से जो भी समय बचता है आप लोग को देने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते। वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं,
शेयर नहीं करते हैं। बड़े बड़े कोचिंग चैनल्स की वीडियो आप लोग बहुत शेयर करते हैं, ग्रुपों में शेयर करते हैं, लेकिन हमें नहीं सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम उनसे बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही है कि जो फेमस है उसी का नाम चलता है, नए लोगों को वैसे भी कोई नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश लगातार आपके लिए जारी रहेगी। निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, कुछ ऐसा प्रश्न आया था सैटेलाइट रिलेटेड। तो इसका देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट डज नॉट हैव द सैटेलाइट। प्राकृतिक उपग्रह एक खगोलीय पिंड आप जानते हैं, नेचुरल, और उपग्रह छोड़ते हैं हम लोग, भेजते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, वो भी उपग्रह होता है जो ग्रह के चारों ओर घूमता है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमते हैं, या फिर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमते हैं, यह उपग्रह है ना। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन हमने बहुत सारे जो है मानव निर्मित भी भेजे हैं। बाह्य ग्रहों में आंतरिक ग्रहों की तुलना से अधिक उपग्रह होते हैं, क्योंकि अंतर के ग्रहों के उपग्रहों को सूर्य माना जाता है कि शोक लेता है, लेकिन बाहर के उपग्रहों में उपग्रह ज्यादा है। बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह आपको मैंने कई बार बताया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी जो है, मंगल, ये सब आंतरिक है। इसके बाद जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है बाह्य ग्रह में आते हैं। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, यहाँ से प्रश्न आज आया हुआ था। उपग्रह आपके सामने, जैसे मान लीजिए इसके बृहस्पति की फोटो है, और इसके चारों तरफ ये जो घूम रहे हैं जो है इसके उपग्रह वगैरह, यही इसकी जो है सेटेलाइट है। इसी में हम लोग भी सेटेलाइट भेजते हैं, हम जो है मानव निर्मित भी, और यह तो प्राकृतिक उपग्रह है। तो एक प्रश्न यहाँ से आया था, स्क्रीन को क्लियर करते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ये सीमा का प्रश्न बार बार पूछता है कि भारत की न्यूनतम सीमा, लोग बोलते हैं कि एसएससी बहुत टफ जीके पूछता है। मैं कहता हूं कि मैं जो डेली एनालिसिस करा रहा हूं, आप इसे पूरी देख लीजिए, जीडी वाली देख लीजिए, सीआरपीएफ की मेरे चैनल पे पढ़िए, देख लीजिए, एसएससी ने सीएचएसएल कराया वो मैंने पूरा टोटल कवर कराया, देख लीजिए। आप केवल जो है एग्जाम में 2023 के आए हुए सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, एमटीएस का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जीके का, ये मेरा दावा है। आप देख करके बताइए कि नहीं सर, अब मैंने देखा मेरे साथ नहीं है, मैं उसको फिर जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, टोटल क्वेश्चंस कवर करेंगे आप। इंडिया शेयर इट्स मिनिमम बॉर्डर विच विथ नेबरिंग कंट्री, कुछ ऐसा प्रश्न आया था कि किसके साथ या किन देशों के साथ सीमा लगती है, कितने देशों के साथ लगती है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 देशों के साथ आपको सीमा दिख रही है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, लगभग सार्क देश है, वही भारत भी एक उसमें हो जाएगा। सार्क के देश जो है उन्हीं के साथ भारत जो है सीमा साझा करता है। सार्क में जानते हैं कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब जो सार्क के देश हैं। अब यहाँ पूछता है मिनिमम सीमा, तो सबसे कम बाउंड्री देखिए अफगानिस्तान के साथ, यहाँ ये थोड़ी सी बाउंड्री लगती है दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और सबसे अधिक की बात करें तो ये देखिए बांग्लादेश यहाँ पर है, और बांग्लादेश के साथ 4096, मतलब 4000 प्लस जो है बाउंड्री शेयर करता है। स्क्रीन को क्लियर करता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो मेरे बताने से ना समझ में आए। मैं बार बार कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छे से आपको बता दे रहा हूं, लेकिन कोशिश तो रहती है, लेकिन फिर भी अगर कमी रह जाए तो आप स्क्रीन को रोक करके, कंटेंट इतना बेहतरीन मैंने डिजाइन किया है कि इससे तो आप देख ही सकते हैं, है ना। ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ ठुमरी। तो गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता है, जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की जो है एक सामान्य शैली है। गिरजा देवी जो है सोनिया बनारस घराने की चमकीले सितारों में से एक ठुमरी की महान नए स्तर पर ले गई थी इन्होंने। ठुमरी बनारस घराने में अंतिम जो है बनारस घराने का नृत्य, इसको आप जानते हैं। 24 अक्टूबर को इनका निधन हो जाता है, इनको भी आप थोड़ा सा जानते रहेगा ठुमरी कलाकार को। और यम बिड़ला हार्ट रिसर्च सेंटर में है भाई, इन लोग का डेथ वैसे ही बड़े बड़े जगहों पे होता है। नृत्यांगना थी, 88 वर्ष की आयु में इनका निधन होता है। अब आप कहेंगे सर इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, कुछ नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा कि बनारस घराने का ठुमरी नृत्य है, और गिरजा देवी जो है इसकी कलाकार थी, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी गिरजा देवी आपके सामने है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द पैलेस ऑफ इल्यूजन। इनको देख लीजिए, यह पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक क्या हैं और हैं क्या, इनका नाम की बात करें तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ये है। थोड़ा बड़ा नाम है, लोग नाम भी बढ़ा देते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम हो। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, थोड़ा जब आदमी बड़ा होता है तो नाम ऐसे ही बढ़ाने लगता है, नाम और गाड़ी दोनों बढ़ाने की कोशिश आदमी करता है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन की लेखिका है, इनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। महाभारत का एक अवशेष है, मतलब पांचाली और द्रौपदी के दृष्टिकोण में इन्होंने अपना जो है प्रकाश डाला हुआ है। इनके प्रमुख उपन्यास जहां से प्रश्न बन सकते हैं, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसिस जो है, मिस्टर ऑफ माय हार्ट, है ना। फिर इसके बाद जो है क्वींस ऑफ ड्रीम्स, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। वन अमेजिंग थिंग, बिफोर वी विजिट द गाइड जो है गॉडेस, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। यह प्रश्न बार बार आता है, इसी इमेज से प्रश्न आता है। मैं कहता हूं कि एसएससी एमटीएस यहाँ से डेली एक प्रश्न बनाएगा। अगर अभी भी आप इसको याद नजरअंदाज कर रहे हैं तो अब तो याद कर ही लीजिए।
1529 में घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? बिटवीन होम वाज द बैटल ऑफ घाघरा फॉट इन 1529। अब देखिए इसका उत्तर तो आपको मिल गया होगा। 1529 में घाघरा के युद्ध महमूद लोदी और बाबर, क्योंकि बाबर के सारे युद्ध हैं ये, तो बाबर के द्वारा महमूद लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। इसी तरह से जो है पूरे युद्धों का ट्रिक जैसा कि आप जानते हैं, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया, 30 में मर गया। 1526 में पानीपत, इब्राहिम लोदी। 27 की बात करें खानवा का युद्ध, राणा सांगा। राणा सांगा देखिए यहाँ दिया भी हुआ हूँ इमेज आपके सामने। और उसी तरह से 28 की बात करें चंदेनी का युद्ध जो है मेदिनी राय, ये मेदिनी राय का इमेज ये देख लीजिए, मेदिनी राय साहब हैं। और 1529 की बात करें तो महमूद लोदी के साथ जो है, और इसी तरह से 30 में तो इनकी मृत्यु ही हो जाती है। और इब्राहिम की बात करें तो यह इब्राहिम आपके सामने है, ये आप देखिए, यह बाबर है। तो ये तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री के कैरेक्टर्स को देखेंगे तो आपको फील आएगा कि कैसे थे कौन लोग। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ? तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र पृथ्वी के बगल में है, इसकी और पृथ्वी की काफी दशाएं जो है मिलती हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं इसका माप आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है। बाकी मैक्सिमम देखिए, यह देखिए आंतरिक ग्रह मैंने यह बताया था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, यह सारे जो है आप जो देख रहे हैं ये सारे आपके इंटरनल प्लैनेट हैं, आंतरिक ग्रह हैं। इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी कि इस तरह से जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके बाह्य ग्रह में आते हैं। यह जीवन, इन पे जीवन की संभावना है, इन पे जीवन की संभावना नहीं है। सोलर सिस्टम से प्रश्न पूछ रहा है तो प्लीज आप सोलर सिस्टम को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? What was the percentage of the urban population in India according to the 2011 census? तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल शहरी जनसंख्या की बात करें टोटल की, अब समझिएगा, तो 377 मिलियन से अधिक थी। जो कुल जनसंख्या का उत्तर यही है 31.16, मतलब लगभग 31.16% थी। अगर राज्य में पूछे, अब प्रश्न एसएससी एमटीएस कहां बनाएगा कि तमिलनाडु सबसे अधिक शहरीकृत राज्य जो है बना हुआ था, जिसमें 48% आबादी शहरों में रहने वाली थी। इसके बाद केरल में 47% और महाराष्ट्र में 45%। कौन कौन दोस्तों? तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, बात समझिएगा। फिर एक बात आती है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की शहरी तो पूछ दिया, अब ग्रामीण अगले शिफ्ट में पूछेगा कि 833 मिलियन ग्रामीण थी। हिमाचल प्रदेश जो है 89.97% ग्रामीण आबादी के साथ सबसे अधिक ग्रामीण आबादी लेके चलने वाला राज्य था। इसके बाद सेकंड रनर अप बिहार था ग्रामीण वाले में। और शहरी में कौन कौन था दोस्तों? शहरी में तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। यह डेटा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आपको 31.16 पूरे देश का था। तमिलनाडु पहले स्थान पर, केरल दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे शहरों में। गांवों की बात करें, हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर, बिहार दूसरे स्थान पर। याद रखिएगा, आबादी में जो है गांव और शहर का बंटवारा करेंगे तो कुछ इस तरह से डेटा आता है। अगला प्रश्न है जो है संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 43B का संबंध है, आर्टिकल 43 ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, सहकारी समितियों से संबंधित है। भारतीय संविधान में 43B के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतंत्र नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास है। 43B संविधान के भाग 4 में जो है शामिल किया गया है। 31B पूछता है तो यह भी 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों और विनियमों की एक मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने और अमान्य होने से बचाता है। 31B मौलिक अधिकार से संबंधित है और 9वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चावल की फसल को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड टू द राइस? तो जैसा कि आप जानते हैं बरसात अधिक हो और ताप ज्यादा हो। थोड़ा सा फील करिएगा, चावल आप देखते हैं भारत में कब बोया जाता है ना? चावल की फसल की जो है जून में इसकी जो है बीज डालते हैं और जुलाई अगस्त तक इसको रोपाई करते हैं, ठंडी में इसकी कटाई होती है। तो चावल की फसल इस समय आप जैसा कि जानते हैं कि बरसात इसको खूब चाहिए और बरसात के समय ताप एकदम उच्च होना चाहिए। चलिए पढ़ लीजिए डेटा। चावल की फसल को गर्म और नम जलवायु की जरूरत होती है। सबसे अच्छा उच्च नमी और लंबे समय तक धूप और पानी की एक आश्वस्त आपूर्ति वाले क्षेत्र के लिए अनुकूल फसल है। मतलब नमी भी ज्यादा, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा। फसल की जीवन अवधि की में तापमान 21 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं है ना? तथा चावल की फसल के लिए अधिकतम तापमान
40 से 42 रहेगा तो भी कोई समस्या नहीं है। मतलब लगभग जान लीजिए कि 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में बेहतरीन तरीके से चावल होगा, कोई समस्या नहीं है। उच्च ताप उच्च नमी की आवश्यकता है चावल की खेती। सेशन पसंद आ रहा हो तो ये जो है स्कैन करिए टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तथा वीडियो में दोस्तों मैं करता क्या हूं, मेरी कोशिश 2 मिनट अब बात कर लें इस पर कि मैं उलूल जुलूल बहुत सारे प्रश्न हैं डेली, लेकिन जिन प्रश्नों से एक्स्ट्रा फैक्ट है, जिन प्रश्नों के आने की संभावना कम है, उनको मैं शामिल नहीं करता हूं। मैं उन प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश करता हूं जिनके आने की संभावना अधिकाधिक मात्रा में है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम के समय का समय बर्बाद ना हो, ये मेरी कोशिश रहती है। लाइक करिए, कमेंट में सेशन कैसा लगा अपनी राय हमें जरूर जो है बताइएगा। कुछ ग्रुप में दोस्तों आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो प्लीज इसे कुछ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी सपोर्ट मिले। अपने फैमिली में जिन लोग के फोन में कुछ सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम जो है ऐसे वीडियोस बना पाएंगे। किसी भी मोबाइल में हेलो शिक्षा सर्च करिए, सबसे ऊपर आपको चैनल मिलेगा हमारा, और हम ऐसे कंटेंट हर एग्जाम के लिए लेकर के आते हैं। चलिए मिलते हैं कल किसी तरह इंटरेस्टिंग सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।